So, good evening, all the partners, and good evening, all the investors. Hope you and your families are safe and healthy at home. Thank you very much for being on this session, and thank you very much for joining this session. Today, we will have a session on how to attain the financial freedom. Right? उसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे. So topic it's look little technical, but if I can say in a very simply manner, then जैसे हम लोग फिजिकली हम लोग फिट रहना जानते हैं, फिजिकली हम लोग हेल्दी रहना जानते हैं, वैसे ही फाइनेंशियली फिट रहना, फाइनेंशियली हेल्दी, फाइनेंशियल फ्रीडम. तो उसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे. जनरली अपने लाइफ में 4 तरीके की संपत्ति होती है. वन इज शारीरिक, दूसरा होता है सामाजिक, तीसरी होती है भावनात्मक, एंड चौथी होती है आर्थिक. तो आज हम लोग आर्थिक संपत्ति के ऊपर बात करेंगे, और उसके ऊपर हम लोगों ने जो प्रॉपरली मैनेज कर लिया, राइट, तो बाकी की जो 3 संपत्ति है उसको हम लोग इजीली मैनेज कर सकते हैं. तो आज हम लोग आर्थिक संपत्ति के ऊपर उसके आर्थिक संपत्ति के ऊपर हम लोग बात करेंगे. और उसके ऊपर आज बात करना जरूरी इसलिए है, ये हम लोगों ने, ये पेंडेमिक ने सिखाया है. ये पेंडेमिक ने हमने बहुत कुछ सिखाया है कि क्यों एक इमरजेंसी फंड होना जरूरी है, क्यों एक अच्छा इन्वेस्टमेंट्स पोर्टफोलियो होना जरूरी है. राइट, टिल नाउ वी हैड ए परसेप्शन कि मुझे कुछ मेडिकल इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं क्यों इंश्योरेंस प्रीमियम दूं. कर रहे कि एक मेडिकल इंश्योरेंस होना कितना आवश्यक है. एट द सेम टाइम वी हैड ए परसेप्शन कि मुझे कुछ लाइफ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो तो जाने के बाद मिलता है. राइट, वैसे भी कोई एजेंट है, कोई एडवाइजर है, वो अपने को इमोशनली बेच के जाता है. लेकिन आज हम लोग प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि एक लाइफ इंश्योरेंस मतलब सब इंश्योरेंस कवर होना कितना ज़रूरी है. जो लोग आज जा रहे हैं उसके पीछे उसकी फैमिली की क्या हालत हो रही है, वो हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं. राइट, तो ये सब चीज़ों के ऊपर प्लानिंग करना उसको बोलते हैं फाइनेंशियल प्लान, और उसको अचीव करना बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम. राइट, तो उसके लिए राइट आज हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर. क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या चैलेंजेस होती है, कैसे उसको ओवरकम करना है, वो सब चीज़ों के ऊपर आज हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे. राइट, टू एड्रेस दिस सेशन वी विल हैव वेरी यंग एंड एक्सपीरियंस पर्सनालिटी, मिस्टर भावेश जोशी. Right, he is senior regional manager for Saurashtra territory in Gujarat at NJ. Right, he is having a rich experience of this field, more than 12 years of experience in this field. The territory which he is looking, that territory belongs to more than 1 lakh customers. The size of this territory is more than 3,500 crores. Right, so have a rich experience, and he will guide us through this session how we can attain the financial freedom. Right, so I would request each one of you to pay the attention for next 40-50 minutes to make the most of it. If you want to ask any questions, bottom of your screen chat box is available, you can write it down from where. Right, so thank you very much and welcome Bhavesh Joshi. Am I audible, Ravindra? Yes sir, you are audible. Okay, so I'm presenting now. Pranish. गुड इवनिंग एवरीवन एंड वार्म वेलकम टू दिस सेशन. आप लोगों ने सैटरडे शाम को जो हमारा सैटरडे स्कूल करके हम लोगों ने इनिशिएटिव शुरू किया है, उसे ज्वाइन किया है. आपकी कुछ सीखने की, कुछ इंटरेक्ट करने की, कुछ क्वेश्चंस पूछने की तमन्नाएं होगी अवश्य. तो मैं आप सबका वेलकम करता हूं. इसके साथ ही हम लोग आशा रखते हैं आपके जो एडवाइज़र्स हैं, जिनके माध्यम से आप यहाँ पर जुड़े हैं, आपके एडवाइज़र और हम सब यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सब सेफ हो, आपके परिवार भी सेफ हो. राइट, सो गोइंग ऑन टू द टॉपिक, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड समय है. आई वेलकम ऑल द डिग्निटरीज टू द टॉपिक ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम. जैसे ही रविंद्र ने बताया कि जो पेंडेमिक है, बुरा वक्त हमें ज़्यादा सिखाता है अच्छे वक्त से. राइट, तो लास्ट ईयर फरवरी से लेके अभी तक हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा है. हमने सीखा है कि हेल्थ को कैसे मेंटेन रखना चाहिए. हम लोगों ने सीखा है कि इमरजेंसी फंड्स कितने रिक्वायर्ड है. हम लोगों ने सीखा है कि अच्छे बिजनेसेस, अच्छे जॉब्स कभी कभी डिफ़िकल्ट टाइम्स में साथ नहीं देते हैं. राइट, तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने इस पिछले 1 साल के अंदर सीखी है. तो उसके माध्यम से ही मैं आपको थोड़ा सा आगे ले जाके
आगे कभी भी ऐसी परिस्थितियां आ जाए तो फाइनेंशियली कैसे हम लोग फ्री रह सकते हैं, राइट। एटलीस्ट हम लोगों के ऊपर ये आर्थिक जो भी अभी असंभावनाओं का माहौल है, वैसे माहौल के अंदर हम कैसे फ्री रह सकें, राइट, उसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। So before I go on the presentation, I would like to talk about my company first, the organization which I represent. So I represent NJ Wealth. NJ Wealth is the largest distributor of financial products across India. It was established in 1994. So अभी almost 26 साल का experience हो चुका है इस field के अंदर. We are based at सूरत and हमारा पूरे nation में 100+ offices हैं. हमारी इंडस्ट्री के अंदर हमारा जो साइज है, राइट, उसको हम एसेट्स अंडर एडवाइस कितना मैनेज कर रहे हो उसके ऊपर डिफाइन करते हैं। सो 97,000 करोड़ से भी ज़्यादा हम लोगों का अभी एसेट अंडर एडवाइस है आप लोगों का मिला के, सो विच मेक्स अस द लार्जेस्ट। एंड 30 लाख इन्वेस्टर्स हमारे साथ अभी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। सो दिस इज अबाउट एनजे वेल्थ। आज का जो एजेंडा है वो एजेंडा में हम लोग किस किस पॉइंट को टच बेस करेंगे उसके ऊपर मैं आपको एक सेकेंड बात कर देता हूँ। वन इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट। तो काफ़ी परसेप्शंस रहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम को लेके, सब लोगों का अपना अपना थियरी होगा ही, राइट। सो आई विल जस्ट टॉक अबाउट व्हाट इज माय थियरी ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट। मेरे हिसाब से फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है और वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। कुछ एग्जीक्यूशंस के लिए भी फॉर्मूला है कि आप उसको ईजी कैसे बना सकते हो, राइट। तीसरा है रोड ब्लॉक्स टू टैकल। एक बार प्लानिंग हो जाती है, एग्जीक्यूशन भी ऑन ट्रैक है, उसके बाद भी जो आपका जर्नी है इन्वेस्टमेंट का और ये फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का, उसके बीच बीच में कहीं कहीं कुछ कुछ रोड ब्लॉक्स आते रहेंगे, राइट। तो वो रोड ब्लॉक्स जो है वो क्या है और हम उनको कैसे टैकल करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड देन वी विल टेक द क्वेश्चन एंड आंसर, जो भी आपके रहेंगे वी विल ट्राई टू टेक द मोस्ट ऑफ देम। सो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन रहता है जब लोग हम इंटरेक्टिव सेशन करते हैं, राइट। अभी तो ये वन वे प्रेजेंटेशन है जहाँ पर मैं ही पहले 40-45 मिनट तक बात करूंगा। अदरवाइज आई वुड लव टू नो आपका जो थियरी है फाइनेंशियल फ्रीडम वो क्या है, राइट। तो जब हम इंटरेक्ट करते हैं इन्वेस्टर्स के साथ तो नॉर्मली फाइनेंशियल फ्रीडम जब पूछा जाता है तो लोग सोचते हैं कि बहुत ही रिच होना हमें फाइनेंशियली फ्री बनाता है। ओनली द रिच इन द सोसाइटीज आर फाइनेंशियली फ्री एज ऑफ नाउ, राइट। तो ऐसी काफ़ी सारी परसेप्शंस लोगों के पास होती है, राइट, जो हम लोगों ने देखी है। मेरे पिछले 12 सालों के करियर में मैंने ये अनुभव किया है। लेकिन ये एक मिथ है कि आज की तारीख में सोसाइटीज़ में जो रिच लोग हैं वही फाइनेंशियली फ्री है। दूसरा कि आपको रिच हो तो ही फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आप जा सकते हो, राइट। इट्स नॉट द ट्रूथ। मेरे हिसाब से फाइनेंशियल फ्रीडम एक अवस्था है, एक सिचुएशन है, राइट। वो सिचुएशन क्या है? वो सिचुएशन बहुत ही सिंपल है कि जब आपके पास आपको जब भी जितना सफिशिएंट फंड चाहिए उतना अवेलेबल हो, राइट, सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल हो फॉर फुलफिलिंग योर लाइफ्स फाइनेंशियल गोल्स। आपके जीवन के अंदर जब जब फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स आती है बड़ी बड़ी, राइट, तब तक आपके पास वो जितना भी रिक्वायरमेंट उतना फंड अवेलेबल हो और इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी सिचुएशन हो उस टाइम पे, राइट, दैट I would say as a financial freedom, right? So not necessary a guy having almost 500 crores of net worth should be financially free. अगर उसके पास काफ़ी सारा डेट है और जब पैसा चाहिए तब उसके पास वो अवेलेबल नहीं है, राइट। सो मेरे हिसाब से जो फाइनेंशियल फ्रीडम का डेफिनेशन देता हूँ ये है कि एक परिवार में जब उसके बच्चे का एजुकेशन आए, राइट, तो उस बच्चे के एजुकेशन के लिए उसको कितना भी पैसा लगता हो, राइट, वो उसके समय पे अगर उसके पास अवेलेबल है वो उसके बच्चे के एजुकेशन आसानी से कर पाए विदाउट एनी टेंशन, राइट, विदाउट एनी लायबिलिटीज, विदाउट एनी लोन्स, देन आई वुड से कि वो जो फादर है वो उस टाइम के लिए फाइनेंशियली फ्री है। अगर घर में बच्ची की शादी है, डॉटर की मैरिजेस जो होती है वो इंडिया में वैसे भी हम लोग चाहते हैं कि वो धाम-धूम से हो, राइट, तो वो एक बहुत ही बड़ा एक्सपेंस होता है। जब वो टाइम आए तब पेरेंट्स को चिंता ना हो कि वो फंड्स कैसे अरेंज करेंगे, राइट। अगर उन्होंने पहले से प्लान करके रखा है और अगर उस वक्त के ऊपर उनके पास उतना फंड्स अवेलेबल है कि वो आराम से शादी कर पाए, देन उन सिचुएशनों के अंदर वो पेरेंट्स जो है, वो फैमिली जो है वो फाइनेंशियली फ्री है, राइट। हम सब चाहते हैं कि हम 25 साल 20 साल के बाद काम करना शुरू करते हैं। आज के ज़माने में 25 साल 30 साल के आसपास काम शुरू होता है, तो 25 से 30 साल
के जर्नी से आप जब काम शुरू करते हो और 25-30 साल तक काम करते हो, राइट, 55-60 तक हम लोग काम करते हैं, फिर हमारी एक इच्छा होती है, हमारा एक लाइफस्टाइल होता है, वी ऑल लव कि हम वही लाइफस्टाइल अपने रिटायरमेंट भी कैरी कर पाए और रिटायरमेंट में हमें एक कैश फ्लो अच्छा सा मिलता जाए ताकि हमें उस वक्त पे काम ना करना पड़े, राइट। हाँ, तो अगर आपके रिटायरमेंट के भविष्य में आपने वो प्लान बना के रखा है कि आप अपना लाइफस्टाइल कैरी कर सकते हो विद द सेम अमाउंट ऑफ कैश फ्लो, तो आपकी रिटायरमेंट जो है वो फाइनेंशियली फ्री है। सो एक मिथ में दूर कर देता हूँ कि ये जो सारे ही गोल्स हैं, अगर उस गोल के लिए आप वेरी वेल प्लान्ड हो, आपने अच्छा एग्जीक्यूशन किया है और अगर उस वक्त पे आपको कोई भी रिक्वायरमेंट आप आसानी से अगर पूरी कर पाते हो, देन उस अवस्था को मैं बोलूँगा फाइनेंशियली फ्री लाइफ, राइट। यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने थोड़े से गोल्स रखे हैं, जैसे कि अपना खुद का घर लेना, बच्चे की एजुकेशन, रिटायरमेंट करना, अदर गोल्स भी हो सकते हैं, जैसे कोई एस्पिरेशनल इंसान है तो वो सोचेगा कि उसको वर्ल्ड टूर करनी है, राइट, यॉट खरीदना है, कुछ भी हो सकता है, राइट। यहाँ पर हम लोग जो डिफाइंड गोल्स हैं, जो कंपलसरी गोल्स है, उसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे, जो अनडिफाइंड है, जो एस्पिरेशनल गोल्स है, उसके बारे में कम बात करेंगे, राइट। तो मेरे हिसाब से जो डिफाइंड गोल्स है वो क्या है? सो अभी हमारी सोसाइटी के अंदर एक एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन का कॉस्ट बहुत ही महंगा है और हर साल वो बढ़ता ही जा रहा है, और दूसरा एक रिटायरमेंट, ये दोनों चीज़ के ऊपर बात करेंगे और सारा प्रेजेंटेशन हम समझने की कोशिश करेंगे, राइट। सो दिस इज माय डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। लेट्स मूव ऑन टू दी इम्पोर्टेंस। सो सबसे बड़ा सक्सेसफुल होने के लिए आपको इम्पोर्टेंस जो है वो है राइट एडवाइजर। दे से 50% जॉब इज डन इफ यू हैव द राइट एडवाइजर, राइट। ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पर बोल दी वो अचीव करना इतना सिंपल भी नहीं है, राइट। उसके लिए आपको एक अच्छा एडवाइजर होना इज द फर्स्ट प्राइम रिक्वायरमेंट। हम लोग देखते हैं काफ़ी बार कि इंसान को, इन्वेस्टर को पहले 2-5 साल तो ट्रांजेक्शनल काम करने में ही 3-4 अलग अलग जगहों पे 3-4 साल उसके निकल जाते हैं, इंपॉर्टेंस जो है वो, उसके बाद उनको एक अच्छा एडवाइजर मिलता है। एंड आई एम श्योर यू ऑल गाइज आर लकी इनफ टू हैव द एडवाइजर राइट इन प्लेस, जो लोग आपको यहाँ पर लेके आए हैं, राइट। सो बीइंग विद द राइट एडवाइजर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। ये मैं नहीं कर रहा हूँ सिर्फ, निक मुरे साहब जो इस इंडस्ट्री के भीष्म पितामह भी आप बोल सकते हो, इक्विटी मार्केट के भी, उन्होंने बोला है कि एट द एंड ऑफ आवर इन्वेस्टिंग लाइफ टाइम, ये इन्वेस्टिंग लाइफ टाइम है, इट इज नॉट जस्ट वन ट्रांजेक्शन, राइट। क्योंकि आप बच्चे की एजुकेशन प्लान करोगे तो इट विल बी अ प्लान ऑफ 20 ईयर्स ऑलमोस्ट, राइट। आप रिटायरमेंट प्लान करोगे, इट विल बी अ प्लान ऑफ 35, 40, 60 ईयर्स। सो इन योर इन्वेस्टिंग लाइफ टाइम इट वॉन्ट मैटर व्हाट योर फंड्स डिड, आपके कौन से फंड में 6 महीने 12 महीने क्या परफॉर्मेंस दी, आपके पास रिलायंस का फंड था या टेम्पल्टन का फंड था या HDFC का था या बिरला का था, राइट, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। व्हाट मैटर्स इज व्हाट यू डिड, आपने कितने रैशनल डिसीजंस बनाए, राइट। और आपने कितने रैशनल डिसीजन बनाए वो डिपेंड करेगा आपके एडवाइजर ने आपको क्या एडवाइस दिया, आपको एडवाइस कहाँ से मिली, राइट, किससे मिली, कैरिंग एंड कॉम्पिटेंट एडवाइजर। सो आपके पास एक कैरिंग एंड कॉम्पिटेंट एडवाइजर होगा जो आपको पूरे लाइफ में आपको एडवाइस करता रहेगा। वो एडवाइस जो है उसके ऊपर आप एक्शन करोगे और वो पूरे लाइफ स्पैन में आपको मैटर करेगा। एंड इट विल नॉट बी जस्ट द नंबर ऑफ मैगजीन्स। सो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन अ फिंगर टिप। सो आज की तारीख में इन्फॉर्मेशन तो मुफ्त में अवेलेबल है, राइट। डोंट फॉल फॉर दैट फ्री लंच, राइट। सो यू गाइज आर लकी एंड 50% जॉब इज ऑलरेडी डन, राइट। आपके पास एक अच्छा एडवाइजर है। लेकिन यहाँ पर मैं दो मिनट्स और लूँगा कि आप अपने एडवाइजर के साथ बात क्या करते हो। तो जब हम नॉर्मली देखते हैं तो लोग जो एडवाइजर के साथ बात करते हैं ना, उसमें इकोनॉमी की बातें ज़्यादा आती है, स्टॉक मार्केट की बातें ज़्यादा आती है, राइट। क्रूड में क्या होगा, डॉलर में क्या होगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, इलेक्शंस में क्या होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा बातें होती रहती है जिसके ऊपर हम लोगों का कोई कंट्रोल नहीं है, राइट। ये बातें कम होती है जो हम आगे जाके देखेंगे जो हमें करनी चाहिए, राइट। सो पे अटेंशन टू दिस। अगर आपके पास ये अच्छा एडवाइजर है तो आपके एडवाइजर के पास जाके आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? ओह, KYG, शायद नया लग रहा होगा आपको, KYG। KYC आप लोगों ने सबने कर रखे हैं, काफ़ी जगहों पे कर रखे हैं, इंश्योरेंस में कर रहा है, स्टॉक मार्केट में किया है ऑलरेडी, डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए, बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए आपने KYC किया होगा, लेकिन KYG शायद ही आपने किया होगा, राइट, जो सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है मेरे हिसाब से।
लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज KYC, राइट। तो आपको आपके एडवाइजर के साथ बैठ के आपका KYC तो आपने बनवा लिया, लेकिन KYC बनवाना पड़ेगा पहले। सो KYC इज नो योर फाइनेंशियल गोल्स। आपको अपने जो गोल्स है वो उसको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपका डेस्टिनेशन वो है, और अगर आपको डेस्टिनेशन सही से नहीं पता है तो आपको रास्ता भी नहीं पता होगा और आपको व्हीकल भी नहीं पता होगा, राइट। सो फाइनेंशियल गोल्स जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने पड़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि कब कब पैसा चाहिए होगा आपको, राइट। अगर आपका बेटा 2 साल का है तो 18 साल, तो मतलब 16 साल के बाद उस गोल के लिए पैसा चाहिए होगा। इसके जवाब तो आपको खुद ही मिल जाएंगे अगर आप थोड़ा सा अपने भीतर क्वेश्चन करोगे। दूसरा है कितना चाहिए होगा, राइट, कि आज की तारीख में तो ये खर्चा है इस चीज के लिए, लेकिन ये खर्चा 16 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के बाद आने वाला है, तो उसके लिए मुझे कितना पैसा चाहिए होगा। दैट शुड बी द सेकंड क्वेश्चन यू शुड आस्क टू योर एडवाइजर। तीसरा क्वेश्चन है कहाँ पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि पैसे लगाने के लिए तो काफी सारे ऑप्शंस एवेन्यूज अवेलेबल है। यू हैव डिफरेंट एसेट क्लास, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, और दुनिया भर का माल पड़ा है इन्वेस्ट करने के लिए, निवेश करने के लिए, लेकिन कहाँ पर लगाना चाहिए आपके लिए, आपके गोल को फुलफिल करने के लिए सूटेबल प्रोडक्ट्स कौन से हैं, सूटेबल एसेट क्लास क्या है, वो आपको डिस्कस करना चाहिए, राइट। और क्या डिस्कस करोगे, कितना पैसा लगाना पड़ेगा, राइट, वो डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पैसा लगाते हो, राइट। कैसे, अगर आप सेफ एसेट्स में इन्वेस्ट करोगे, निवेश करोगे, तो आपको मालूम है आपके रिटर्न्स कम रहेगी। अगर रिटर्न्स कम रहेगी तो आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा निवेश करना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा रिटर्न्स वाले प्रोडक्ट लोगे, बेटर रिटर्न्स वाले प्रोडक्ट्स लोगे, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा कम निवेश करना पड़ेगा, ऑब्वियस है। लेकिन ये सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको फाइनेंशियल गोल्स जानने में इंपॉर्टेंस है, राइट। और ये आपको डिस्कस करना चाहिए आपके एडवाइजर के साथ, ना कि मार्केट और एनी अदर थिंग्स विच आर नॉट इन द कंट्रोल, राइट। अपना इन्वेस्टमेंट का जर्नी जब शुरू होता है तो हमें सबसे पहले ये क्वेश्चंस करने जरूरी है, इसके आंसर्स फाइंड आउट करने जरूरी है। तो जैसे मैंने बताया कि कब कब चाहिए उसका जवाब तो आपके पास ही है, आप ढूंढ लोगे। कितना चाहिए उसका जवाब यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला में दिया है, शायद आपने ये फॉर्मूला अलग तरीके से देखा होगा पहले, या फिर हम जब 5th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं तो 5वीं 6ठी कक्षा में भी हमें यही फॉर्मूला समझाया जाता है कि फ्यूचर वैल्यू, राइट, आज का जो खर्चा है उसका फ्यूचर में क्या कॉस्ट हो जाएगा। सो कितना पैसा आपको एक गोल के लिए चाहिए होगा, तो उसका एक सिंपल फॉर्मूला है आज का खर्चा इंटू 1 प्लस महंगाई का दर, जिसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, वो लगाओगे और रेस टू आप अवधि दे दोगे कि वो कितने साल के बाद है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर कॉस्ट क्या है किसी भी गोल का। लेट अस अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जांपल। आज की तारीख में इंडिया में काफ़ी सारा यंग पॉपुलेशन है, 65-66% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज वेरी यंग एंड एज बिटवीन 30 to 40। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप में से काफ़ी सारे लोग इस सिचुएशन में भी रहेंगे जिनके घर में एक बच्चा है 5 साल के आसपास, उसका एजुकेशन आफ्टर 12-13 ईयर्स आएगा। आज की तारीख में अगर आपको 4 से 5 साल का हायर एजुकेशन देना है, अच्छी जगह देना है, अच्छी यूनिवर्सिटी में देना है, तो 25 लाख रुपए का कॉस्ट लग सकता है, राइट। अभी इस जो एजुकेशन जो आप देना चाहते हो उसमें जो फीस का इंक्रीमेंटल कॉस्ट बढ़ रहा है वो कंसिडर्ड एट 8%। तो ये फॉर्मूला के अंदर ही आपको मालूम पड़ेगा कि आपके एक बच्चे का एजुकेशन का कॉस्ट फ्यूचर में क्या लगने वाला है। सो आप क्वेश्चन नंबर्स रहेंगे कि ये कॉस्ट कितना होगा। जब आप ये मैथमेटिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक गोल का कॉस्ट आता है आपका 68 लाख रुपीस, अगर आप इस सिचुएशन में हो। सो दिस इज हाउ यू टेक द नंबर कि आपको कितना पैसा चाहिए होगा, राइट। एंड अंडरस्टैंड दिस इज फॉर जस्ट वन गोल ऑफ वन किड। आपके घर में 2 बच्चे हैं तो सीधा ये कॉस्ट डबल हो जाता है, राइट। आप और अच्छी फॉरेन एजुकेशन देना चाहते हो तो ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन वो नंबर आपको जानना ज़रूरी है कि क्या पैसा आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, राइट। अगर आपने ये ज़रूरत क्या पड़ने वाली है वो जान भी लिया और आप उसके ऊपर एग्जीक्यूशन के लिए आगे भी बढ़े आपके एडवाइजर के साथ, राइट, लेकिन अगर आप उसको ट्रैक नहीं करोगे तो आप क्या करोगे, फिर आप मार्केट ट्रैक करोगे, निफ्टी ट्रैक करोगे, सेंसेक्स ट्रैक करोगे, आपके प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस ट्रैक करोगे। अगर आपको उस ट्रैप में नहीं पड़ना है, राइट, बिकॉज वी कॉल इट अ ट्रैप, ओके। आप अगर हर 3 महीने अगर प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस देख रहे हो, एसेट क्लास का परफॉर्मेंस देख रहे हो, मार्केट ट्रैक कर रहे हो, डिस्पाइट इन्वेस्टिंग फॉर दिस फ्यूचर गोल, राइट, देन यू आर फॉलिंग इन द ट्रैप। अगर आपको वहां पर नहीं जाना है उस ट्रैप में, और अगर आपको इस गोल को कंटिन्यू करना है, राइट, फोकस्ड रहना है, तो हमारे पास एक यूटिलिटी है जिसका नाम हम लोगों ने रखा है फैमिली नीड यूटिलिटी, राइट। तो अगर आप इस तरह से निवेश करोगे तो आपका जो एडवाइजर है आपको पूरा एक रोड मैप दे पाएगा, और वो रोड मैप आप ऐसे ट्रैक कर पाओगे। ये उसी बंदे का एक लाइव एग्जांपल है जिसने अभी मेरा इंट्रोडक्शन दिया था।
उसकी डॉटर के लिए उसने एक फाइनेंशियल प्लान बना के रखा है, राइट। जब वो छोटी थी उसका प्लान बना था, उसने ऑलरेडी जो रिक्वायरमेंट है वो 35 लाख का है, मतलब उसको कितना पैसा चाहिए होगा यहाँ डिफाइन किया है उसने, राइट। उसने कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो उसने जाना है और उसने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है। अगर उसको 12% रिटर्न्स मिलेगी इस अजम्पशन पे उसने जो निवेश किया है, तो अभी उसको कोई नई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, राइट। कुछ भी शॉर्टफॉल है तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आपका शॉर्टफॉल क्या है। अभी उसने 5,000 का SIP लगा के रखा है, इसके लिए थोड़ा सा वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी किया होगा, 10 लाख रुपए का अमाउंट ऑलरेडी इकट्ठा कर चुका है ये बंदा, तो वहां पर पहुंच जाएगा। इस चीज को हम लोग को ट्रैक करना जरूरी है, राइट। सो दिस वाज जस्ट फॉर वन गोल। रिटायरमेंट प्लान के लिए कितना पैसा लगेगा आप जस्ट अपने एडवाइजर के साथ बैठ के पूछोगे, विल बी रियली शॉक। आपको शायद 2-3 दिन नींद भी नहीं आएगी, वो इतना अमाउंट बड़ा होगा, राइट। सो 35 का एज है, 2+1 का फैमिली है, करंट एक्सपेंस 50,000, 60 साल पे रिटायर होना है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो भी रिसर्च है वो बोल रही है कि 85 तो इंडिया का होएगा ही होएगा, राइट। इन्फ्लेशन 6% मान के चलते हैं। रिटर्न्स आपको जो निवेश करोगे उसके ऊपर 12%, और जब आप रिटायर हो जाते हो उसके बाद आप अपना पैसा जो है सेफ असेट क्लास में पार्क करते हो, तो वहां पर आपको 6% रिटर्न्स मिलेंगे। तो आपको पैसा कितना इकट्ठा करना पड़ेगा, ये जो आपका करंट मंथली एक्सपेंस 50,000 का है वो कितना होने वाला है, राइट। ये सारी चीजें आपको आपके एडवाइजर के पास बैठ के जाननी चाहिए। सो ये आपका प्लान रहेगा फाइनेंशियली फ्री होने के लिए फॉर योर रिटायरमेंट, राइट। हम लोगों के पास एक छोटा सा यूटिलिटी है जहां पर अगर आप अपने एडवाइजर को ये डिटेल्स दोगे तो वो आपको ये जान के देंगे कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, कितना कॉर्पस चाहिए होगा। सो इन दिस केस द एक्सपेक्टेड मंथली एक्सपेंस वुड बी 2,14,000। सो इस बंदे को 35 साल से 60 साल मतलब 25 साल के बाद हर महीने 2 लाख रुपए से ज्यादा उसको चाहिए होंगे, और उसके लिए उनको 5 करोड़ रुपए का कॉर्पस चाहिए होगा, राइट। सो अंडरस्टैंड, मैं सोचता हूँ और जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में किसी का भी, अगर वो यंग है 30, 35, 40 ईयर्स के आसपास है, तो उनका रिटायरमेंट जो कॉर्पस की रिक्वायरमेंट आती है वो 2-3 करोड़ से कम आएगी, उससे ज्यादा ही आती है, राइट। तो जस्ट हैव दिस चेक्ड विथ योर एडवाइजर, आपकी रिटायरमेंट की कॉस्ट क्या है। जैसे मैंने वो बताया था, रिटायरमेंट का भी महेंद्र भाई का ऑलरेडी प्लान, राइट। 17,000 का उनका SIP चल रहा है, तो भी 5,000 रुपए का रिक्वायरमेंट अभी भी दिखा रहा है। तो उनका फोकस होना चाहिए कि ये 5,000 रुपए में जोड़ कैसे लूँ इसके अंदर हर महीने, या फिर 4 लाख रुपए एडिशनल कैसे अंदर एक बार डाल दूं ताकि मेरा जो है फ्यूचर टारगेट है वो मुझे अकम्प्लिश हो जाए, राइट। सो दिस शुड बी दी ट्रैकिंग एरिया। ओके, अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि अच्छा ये है, मैं जान लेता हूँ कि मुझे कितने पैसे चाहिए होंगे और लगा देता हूँ, लेकिन कहाँ लगाओगे। और अगर ये टारगेट्स इतने बड़े हैं, किसी को ये भी लग रहा होगा कि 5 करोड़ का रिटायरमेंट का टारगेट, एक बच्चे का 70 लाख, मतलब 6 करोड़ तो यही हो गया, बाकी तो काफ़ी सारी चीज़ें करनी की है। 25 साल पे बंदा काम करना शुरू करता है, अर्निंग शुरू होती है, 60 साल पे रिटायर होते हैं, तो 30-35 साल के दरमियान काफ़ी सारे एक्सपेंसेस आती है, जैसे कि घर लेना है, गाड़ी लेनी है, घूमने जाना है, वेकेशन करने हैं, सारी चीज़ें, राइट, बच्चों की फीस। तो सारी चीज़ें करने के बावजूद आपको अगर ऐसे बड़े बड़े एक्सपेंसेस, बड़े बड़े सिचुएशन में फाइनेंशियली फ्री रहना है, तो क्या ये डिफ़िकल्ट नहीं है? मैं बोलता हूँ डिफ़िकल्ट नहीं है बिल्कुल। आपको करना क्या है, आपको ये जो सिंपल फॉर्मूला है, एकदम सिंपल थियरी है, उसको फॉलो करना है, एकदम प्रैक्टिकल है। हम लोग पिछले 15 सालों से ये बात कर रहे हैं, राइट। हाँ, पिछले 15 सालों से, मतलब 2005-6 से हम लोग सेम प्रेजेंटेशन गोल अचीवमेंट प्रोग्राम का कर रहे हैं। शायद आप लोगों में से कई लोगों ने पहले भी सुना होगा, राइट। इट्स द सिंपलेस्ट वे ऑफ प्रेजेंटेशन, मुझे सबसे सिंपल लगता है ये करना, राइट। आपको सिर्फ 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। वन इज स्टार्ट अर्ली। जैसे ही आपने अपने एडवाइजर के साथ गोल्स डिफाइन किए, स्टार्ट अर्ली विथ वॉट एवर यू हैव। अगर आपका रिक्वायरमेंट महीने में 20,000 करने का आता है SIP, आप 10,000 से तो 10,000 से शुरू करो। स्टार्ट अर्ली इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट। उसका जो एडवांटेज रहता है और उसके बारे में हम बात करेंगे। सेकेंड, इन द इन्वेस्ट राइट असेट क्लास, जो हमने एक क्वेश्चन लिया था कि कहाँ पर पैसा लगाना चाहिए, राइट। तो उसके बारे में हम 2 मिनट बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे एवेन्यूज है, आपको राइट एवेन्यूज पे जाना भी जरूरी है। तीसरा, सेव रेगुलरली, राइट। एक डिसिप्लिन से इन्वेस्टमेंट करनी भी जरूरी है, उसको पूरा कोर्स करना जरूरी है, राइट। तो ये 3 चीज़ें अगर आप कर लेते हो तो मेरे हिसाब से आई कैन प्रॉमिस यू कि आपका जो गोल है वो अचीव हो जाएगा। आप यू विल बी फाइनेंशियली फ्री फॉर एनी ऑफ योर फाइनेंशियल गोल्स, राइट। So let us see what start early has to have advantages to it.
अर्ली मूवर एडवांटेज जिसको बोलते हैं सब लोगों को ही मिलते हैं, राइट। उसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ रिटायरमेंट के माध्यम से। यहाँ पर एक छोटा सा स्टोरी दिया है डेटा के संदर्भ में। दो फ्रेंड है, एक राम और श्याम, दोनों 22 साल पे उनका करियर शुरू कर रहे हैं। रिटायर तो होना ही होना है 60 पे। तो राम ने उसी समय उसका जो ध्येय था, गोल था कि मुझे रिटायर होना पड़ेगा 60 ईयर्स के बाद, तब मेरी अर्निंग्स नहीं रहेगी, तो तब मुझे अर्निंग के लिए कुछ कैश फ्लो चाहिए होगा, तो उसके लिए मुझे प्लान बनाना पड़ेगा। सो ही मेड अ प्लान, ही स्टार्टेड 10,000 रुपीज मंथली SIP, राइट। आई एम श्योर SIP तो आप सब लोगों को मालूम रहेगा, अगर नहीं है तो हम लोग आगे थोड़ा 2 मिनट बात कर लेंगे। सो मिस्टर राम ने शुरू किया 10,000 का SIP 22 साल की उम्र से। नेक्स्ट 38 ईयर्स, जब तक वो 60 ईयर्स के हुए, तब उन्होंने डिसिप्लिन से ये निवेश किया। सो हर महीने 10,000, साल का 1,20,000, अगर आप उसको 38 ईयर से मल्टीप्लाई करोगे, राम ने टोटल 45.6 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया। और ये जो SIP था उनका, वो उन्होंने जहां पर किया उसने उनको 12% की एनुअल ग्रोथ रेट दी थी, कंपाउंडिंग, राइट। जो श्याम भाई थे, उनको लगा कि अभी तो जॉब शुरू हुआ है, 38 ईयर्स के बाद रिटायर होना है, काफी टाइम है, राइट। जो काफी लोगों का परसेप्शन रहता है, टाइम इज नेवर इन आवर हैंड, इट फ्लाइज, राइट। तो मिस्टर श्याम को लगा कि मैं जब रिटायरमेंट का समय आएगा उस वक्त के पहले शुरू करूंगा और बड़ा निवेश करना शुरू कर दूंगा। तो जो राम ने 10,000 रुपए का निवेश करना शुरू किया था, श्याम ने 20,000 रुपए निवेश करना शुरू किया। 20,000 रुपए हर महीना, साल का डबल इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, 2,40,000। 15 साल मिले उनको, क्योंकि उन्होंने 45 ईयर्स की एज पे शुरू किया। 60 ईयर्स पे उनका भी रिटायरमेंट आ गया। ये तो नहीं है कि आप 60 के बदले 70 पे रिटायर हो गए, क्योंकि आपका कॉर्पस बिल्ट नहीं हुआ है। तो 15 साल तक उनका निवेश हुआ। उन्होंने 36 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया, राइट। उनको भी सेम रिटर्न्स मिली 12% की। लेकिन यहाँ पर अगर आप मैथमेटिक करते हो तो आपको मालूम पड़ता है मिस्टर राम के पास ऑलमोस्ट 8 करोड़ रुपए का वेल्थ है अभी, रिटायरमेंट का कॉर्पस, राइट। और श्याम भाई के पास अभी सिर्फ 95 लाख है, राइट। ये माध्यम के से आपको पता चलता है कि आप कितना निवेश करते हो वो ज्यादा मैटर नहीं करता है, आप कितने साल के लिए करते हो वो ज्यादा मैटर करता है, ओके। सो हमारे गुजराती में एक कहावत है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, राइट। वैसे ही नॉर्मल है कि आप जितना ज्यादा निवेश करोगे उतना ज्यादा रिटर्न आपको मिलना चाहिए। लेकिन इन दिस केस ऑफ कंपाउंडिंग वर्क्स विद द टेन्योर, राइट। जितना लंबा समय दोगे उतना कंपाउंडिंग ज्यादा लगेगा, राइट। तो यहाँ पर उनको एक कंपाउंडिंग का बेनिफिट दिख रहा है, राइट। तो दिस इज द अर्ली मूवर एडवांटेज। आप लोगों ने जो लास्ट में एग्जांपल देखा था, जहां पर 68 लाख रुपीस का एक बंदे का गोल है, ये हमने रिटायरमेंट के लिए देखा। थोड़ा सा जल्दी शुरू करते हैं तो क्या एडवांटेज होता है वो अब देखते हैं। सो इस दुनिया के 7 अजूबे कौन कौन से है, अगर आप सोचोगे तो आपके ध्यान में शायद एफिल टावर आ जाएगा, हमारा ताजमहल आ जाएगा, राइट। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आ जाएगा। हम लोग वो याद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद नहीं रखना है। हम लोगों को उस 7 अजूबे से कोई लेना देना नहीं है, उसमें से एक भी हमारे काम का नहीं है। हमारा जो काम का अजूबा है ना, वो है कंपाउंडिंग, विच इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, राइट। सो ये आपका 8वां अजूबा है इस दुनिया में। वो अजूबा आपको कैसे हेल्प करता है और अर्ली एडवांटेज क्या है। उस केस में हम लोगों ने देखा था कि 5 साल का बच्चा है, 13 साल के बाद एजुकेशन आती है। अगर इस बच्चे के पेरेंट्स ने या हमारी फैमिली में जब हमारे घर पे कोई बच्चा जन्म लेता है, उसी समय अगर हम उसकी अहमियत कर देते हैं कि उसको भी एजुकेशन देना है, तो हमारे पास 5 साल और जुड़ जाएंगे, राइट। हमारे पास 5 साल और रहेंगे कंपाउंडिंग के लिए, राइट, ग्रोथ के लिए निवेश किया है जो उसको। तो हम लोग सिर्फ एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं कि अर्ली करने का और फायदा क्या है इस एग्जांपल में। सो ये 68 लाख रुपीस का रिक्वायरमेंट जो है, अगर 12% रिटर्न्स भी लेते हो, लेकिन 13 साल अगर आपके पास है, तो आपको 19,000 हर महीने करना पड़ता है, राइट। SIP या रिकरिंग, जहां पर आपको 12% रिटर्न्स मिलेंगे, आपको 19,000 का इन्वेस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट आती है। टोटल निवेश होता है 29,64,000। अगर आप वन टाइम करके छोड़ना चाहते हो कि एक साथ निवेश कर दिया और प्लान बना दिया, तो आपको ऑलमोस्ट 15.5 लाख का निवेश करना पड़ता है। और ये आपको 4.5 गुना पैसा 68 लाख बना के देता है, लेकिन आपको 15.5 लाख रुपए लगते हैं। अगर आप जब बच्चा जन्म लेता है तभी ये प्लानिंग शुरू करते हो, तो आपके पास 5 साल और होते हैं। तो और जो 5 साल है ना, वो आपको कंफर्ट देते हैं कि आप सिर्फ 9,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करोगे हर महीने, तो भी आप वहां तक पहुंच जाओगे इजीली, राइट। सो कंसिडरिंग दिस सिचुएशन, एक जगह आपको 19,000 भरना है, अगर आपने 5 साल लेट किया, राइट, और आपको ज्यादा ही निवेश करना पड़ेगा। आपका कंफर्ट क्या है यहाँ पे, और अंडरस्टैंड यहाँ पर आपका कंफर्ट क्या है। यहाँ पर आपको सिर्फ 9,000 रुपए हर महीने निवेश करना है।
आप सिर्फ 20 लाख निवेश करोगे तभी भी आपका टारगेट अचीव हो जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ 8 लाख रुपए 9 लाख रुपए वन टाइम करने से भी आप अचीव कर सकते हो। सो दिस इज दी कंपाउंडिंग इफेक्ट। तो जितना जल्दी शुरू करोगे उतना आपको कम निवेश करना पड़ेगा, समय ज्यादा रहेगा, आप गोल्स इजीली अचीव कर पाओगे, राइट। अभी एसेट क्लास कहाँ पर निवेश करें, ये 12% वाला एसेट क्लास कौन सा है, राइट। ये 12% आपने टेबल में तो लिख दिया, मैथमेटिक तो कर लिया, लेकिन ये 12% हमें मिलेंगे कहाँ से, ये क्वेश्चंस भी आपको आते होंगे, राइट, क्योंकि शायद आपको 12% अभी आपके एवेन्यू में ना भी मिल रहे हो, राइट। सो लेट अस अंडरस्टैंड राइट एसेट क्लास। सो यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट दिया हुआ है, ध्यान से देखिए गौर से, जहाँ पर हम लोगों ने कुछ एसेट क्लास दिए हैं। एसेट क्लास क्या है, पहला तो इन्फ्लेशन है, महंगाई किस दर से बढ़ी है 1981 से लेकर मार्च 2020 तक, तो ये करीबन 40 साल का डेटा हमारे पास है। गोल्ड में क्या रिटर्न्स मिली है, राइट, तो गोल्ड ने 8% रिटर्न्स दी है, अगर आप इन्फ्लेशन निकाल दोगे तो 2.25%। सिल्वर ने 7.5% रिटर्न दी है, अगर आप इन्फ्लेशन निकाल दो 1.5%। बैंक डिपॉजिट में सालाना 8.5% का रिटर्न आया है, 2.5% रियल रिटर्न्स। कंपनी डिपॉजिट जो थोड़ा सा ज्यादा रिस्की होता है उसने 9.5% रिटर्न दिया है। और सेंसेक्स जिसको हम बोलते हैं इंडिया का फर्स्ट 30 कंपनी का समूह, राइट, सेंसेक्स इज नथिंग बट द फर्स्ट 30 बिगेस्ट कंपनीज ऑफ इंडिया, राइट। हमारे देश के जो पहले 30 कंपनीज है उनका समूह जो है वो कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, उनका प्राइसिंग क्या है, राइट। तो ये तो हम लोग सब ट्रैक कर ही रहे हैं आज की तारीख में, जो कभी 50,000 होता है, कभी 46,000 होता है, कभी 42,000 से 24,000 हो जाता है, कभी 24,000 से 50,000 हो जाता है, राइट। सो अगर किसी ने ये पिछले 40 साल में ये अलग अलग एसेट क्लास में पैसे लगाए होते तो क्या होता, तो यहाँ पर उसकी जो रिटर्न बनी है सेंसेक्स में विच इज इक्विटी, वो 14% बनी है, राइट। तो पिछले 40 साल में आप जितना भी बुरा सोच सको, राइट, ये पेंडेमिक भी आ गया 1 साल का, फाइनेंशियल क्राइसिस तो काफ़ी सारे आ गए 40 साल में, शायद 10-12 गवर्नमेंट चेंज हो गई होगी, डॉलर के जो प्राइसेस ऊपर नीचे होने थे, इतने बढ़ने थे, सब हो गया, राइट। क्रूड के प्रॉब्लम्स हो गए, सारे प्रॉब्लम्स हो गए। सारे प्रॉब्लम्स होने के बावजूद हमारा एक्सपीरियंस क्या रहा है निफ्टी का, सो हमारा एक्सपीरियंस रहा है इक्विटी मार्केट का ये कि अगर आप देखोगे पिछले 30 साल का चार्ट निफ्टी का, राइट, निफ्टी आया था 1995 में, 1000 से शुरू हुआ था, अभी 14,500 के आसपास चल रहा है, राइट। सो ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है। क्यों, ये एसेट क्लास जो है थोड़ा वोलेटाइल है, आपको थोड़े उतार चढ़ाव दिखते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर, लेकिन अगर आप उसको लॉन्ग टर्म देखते हो तो ये जो ग्राफ बनेगा वो आपका लीनियर ग्राफ बनेगा, राइट। तो ये हमने सेंसेक्स की रिटर्न देखी 14%। अगर हम निफ्टी की 30 ईयर्स के रिटर्न्स देखें तो 30 ईयर्स के रिटर्न्स क्या बनेंगे, सो ये ग्राफ जब शुरू हुआ 1999 से जो दिखा रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पर 890 का इंडेक्स था, जो मार्च 2021 आज की तारीख में 14,600 है, राइट। सॉरी, इट इज May 21, ओके, 14,600 है, और 13.5% का रिटर्न्स निफ्टी ने दिया है। शायद किसी को क्वेश्चन हो रहा हो कि ये तो अभी मार्केट एकदम ऑल टाइम हाई है, राइट, और एकदम ऑल टाइम हाई लेवल पे अभी हमको ये रिटर्न्स आप दिखा रहे हो, और आज की तारीख में मार्केट में करेक्शन होने का भी स्कोप है, जैसे लास्ट ईयर हुआ था। तो अगर ऐसा कुछ करेक्शन आ गया और तब जाके आप क्या रिटर्न्स पाओगे इस प्रोडक्ट के अंदर या इस एसेट क्लास के अंदर, राइट। तो लास्ट ईयर भी अगर आप देखोगे, जब ये इंडेक्स जो है वो, ये एसेट क्लास जो है 40% से करेक्ट हो गया था, तभी भी उसकी रिटर्न अगर आज की तारीख में भी ये 14,000 वाला इंडेक्स वो 8,500 भी हो जाता है, तब भी ये एसेट क्लास का रिटर्न जो है वो 11.5% निकलता है, राइट। तो एक बार अगर आपने लंबी अवधि के लिए इक्विटी मार्केट में निवेश कर दिया है, फिर चाहे वो कितना भी नीचे गिरेगा, आपके रिटर्न्स जो है उतनी नीचे नहीं गिरती हैं, राइट। डिस्पाइट 40% करेक्शन इन द इंडेक्स ओवर 30 years, योर इन्वेस्टमेंट इज ऑफरिंग यू डबल डिजिट रिटर्न्स, राइट। और ये तो सिर्फ प्राइस रिटर्न्स है, इनके अंदर जो डिविडेंड्स 2-3% की आई है वो हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट भी नहीं की है। सो हमारे हिसाब से इक्विटी इज द राइट एसेट क्लास टू इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्गर टर्म्स, राइट। आपके जो भी गोल्स हैं जो लंबी अवधि के लिए हैं, वहां पर आपको इक्विटी क्रिएट्स लॉट ऑफ वेल्थ एंड मेक्स इट इजी टू अचीव योर गोल्स, राइट। इन्वेस्ट रेगुलरली एंड स्टे फुल कोर्स, इसका एक बहुत ही बड़ा महत्व है एसेट क्लास के अंदर और हमारी लाइफ के अंदर। इन्वेस्टमेंट रेगुलरली करने से क्या फ़ायदा होता है,
जो हमने देखा कि जो इंडेक्स है वो ऊपर नीचे होता रहता है, राइट। तो जब वो ऊपर नीचे होता है वो सस्ता महंगा होता है। तो जब आप रेगुलरली हर महीने निवेश करते हो तो हर महीने निवेश करने से आपका जो कॉस्ट है वो एवरेज हो जाता है, राइट। सो एक लंबे समय के बाद आपका जो कॉस्ट है वो नीचे जाता है और आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, राइट। हम एक एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे। पिछले 20 साल में, राइट, अप्रैल 2000 से लेके अप्रैल 2020 तक, अप्रैल 2000 के दौरान जो 20 म्यूचुअल फंड स्कीम्स अवेलेबल थे, उस वक्त भी अवेलेबल थे, आज भी अवेलेबल है, वैसे 20 स्कीमों का हम लोगों ने एनालिसिस किया था। सो अगर किसी ने 20 साल पूरा किया है और वो 20 स्कीम में से कोई भी स्कीम में रहे, राइट, तो जो बेस्ट स्कीम है उसने 24 लाख के निवेश के ऊपर 2 करोड़ रुपए का अमाउंट बनाया है, 18% का रिटर्न दिया है। वर्स्ट जो था, ये 20 में से जो वर्स्ट फंड है, राइट, उसकी रिटर्न आई है ऑलमोस्ट 0.10%, राइट, और उसने भी 24 लाख के अगेंस्ट 70 लाख रुपीस का कॉर्पस खड़ा किया है, राइट। और ये बेस्ट, वर्स्ट और बाकी के जो भी 18 फंड्स है उनका एवरेज निकालते हैं आप, जहां पर ज्यादा पर हम लोग फॉल होते हैं, राइट। वी आर नॉट सो लकी टू बी इन द बेस्ट, वी आर नॉट सो अनलकी टू बी इन द वर्स्ट, बट एटलीस्ट हम लोग कहीं पर बीच में फॉल होते हैं। तो वहां पर एवरेजली 15% के रिटर्न्स बनी है और 24 लाख की निवेश जो की थी वो उसका ऑलमोस्ट 1.35 करोड़ का आज की तारीख में वैल्यूएशन है, राइट। सो दिस इज वाई वी से 12% रिटर्न इज अचीवेबल इन इक्विटी। काफी तरीके से मैं आपको ये कन्विंस कर सकता हूँ कि 12% रिटर्न्स और डबल डिजिट रिटर्न्स फॉर दैट मैटर इज वेरी मच अचीवेबल इन इंडिया। किसी भी देश में अगर आप देखोगे, टेक्निकली बोलो या फंडामेंटली बोलो, एक सिंपल फॉर्मूला है, उस देश का जो जीडीपी है, जो डिमांड है वो जितना स्पीड से बढ़ता है और उस देश में जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, राइट, वो दोनों को आप जब जोड़ देते हो तो आपको मालूम पड़ता है कि वो देश कितनी जल्दी से प्रगति कर रहा है। और जितना देश प्रगति करेगा उतना ही उसका शेयर बाजार जो है, उसका इक्विटी बाजार है, वो भी परफॉर्मेंस देगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ इकोनॉमी बड़ा होता जाए और उसका इक्विटी मार्केट बड़ा नहीं होता, राइट। सो बिकॉज इक्विटी मार्केट इज नथिंग बट द जो आप बोलते हो प्रतिबिंब है आपकी इकोनॉमी का, राइट। तो जो इकोनॉमी में हो रहा है वो आपका स्टॉक मार्केट में रिफ्लेक्शन होता है। दोनों हैंड इन हैंड नहीं जाते, कभी इधर उधर होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पे दोनों सेम स्पीड पे ही जाते हैं, राइट। तो हमारी इकोनॉमी में हम जो देख रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज किसी भी 10 साल का अगर आप जीडीपी ग्रोथ निकालते हो तो विच कम्स नियर 6%, 8%, और इन्फ्लेशन भी आप देखते हो तो इट इज नियर 6 to 8%, राइट। और अगर आप जीडीपी और इन्फ्लेशन दोनों को जोड़ देते हो तो विच वर्क्स आउट टू बी अराउंड 12 to 16% के करीब। तो अगर आपका इकोनॉमी 12 से 16% ग्रो हो रहा है तो आपके इक्विटी मार्केट को भी 12 से 16% ग्रो करना जरूरी है। उस देश के अच्छे अच्छे जो कंपनीज रहेंगे उससे भी ज्यादा ग्रो करेंगे, राइट। सो दिस इज व्हाई वी से 12% इज वेरी मच अचीवेबल इन इक्विटी एंड इट इज द राइट एसेट क्लास टू निवेश, राइट। ये जो फंड्स है, मैंने आपको बोला था कि थोड़े रोड ब्लॉक्स आएंगे, राइट। तो रोड ब्लॉक्स में अभी एक आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल के माध्यम से। ये 20 फंड में से जो एक फंड है उसका स्टोरी क्या रहा है, उसका नाम है निप्पॉन ग्रोथ। शायद आप में से भी काफी लोगों ने इस फंड में निवेश भी किया होगा एक टाइम पे, फिर शायद विड्रॉ भी कर लिया हो, एसआईपी बना के रखा हो, बंद कर दिया हो, शायद ये सब हो सकता है। इस फंड का जो जर्नी रहा है ना, उसमें उसने 4 बार 2000 से लेके 2020 4 बार 30, 35%, 60 एंड 61%, नाम है ग्रोथ, और हो रहा है फॉल। यहाँ पर डिपेस्ट फॉल मैं आपको दिखा रहा हूँ, राइट। तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन इस फंड के 20 साल 25 साल के जर्नी में उसने कई बार ऐसे फॉल्स देखे हैं कि एनएवी सीधा 43 से 16 चला गया, 464 से 185 चला गया, 547 से 383 हो गया, या 1230 से 800 रुपए का एनएवी हो गया, राइट। डिस्पाइट ऑल दिस फॉल्स, इसका एनएवी जो आज है और जब वो फंड लॉन्च हुआ था उसमें अगर किसी ने एसआईपी करके रखा है तो उसका रिटर्न बनता है 22.22%, राइट। और हम लोग सिर्फ आपको डबल डिजिट रिटर्न्स एडवाइस करते हैं या रिकमेंड करते हैं, राइट, जो आपका अधिकार बनेगा मेरे हिसाब से, राइट। किसी भी देश में मेरे सीनियर्स बोलते हैं कि देश के नागरिक का ये अधिकार है इक्विटी बाजार में कि जो जीडीपी हो और इन्फ्लेशन है दोनों को जोड़ देगा उतना तो उसका बर्थ राइट है, राइट। तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बट फॉर दैट यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड। ये उन्हीं को मिला है जो वहां रहे हैं, राइट। जिन लोगों ने उसमें जर्नी में उतार चढ़ाव देखे नहीं और निकल गए हैं बाहर, उन लोगों को रिटर्न्स नहीं मिली है। तो डिस्पाइट ऑल दिस आपको फुल कोर्स करना जरूरी है, क्योंकि फुल कोर्स पे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। डिसिप्लिन एंड फोकस,
वो जब आप SIP लगाते हो ना, तो आपका फोकस जो है वो बना रहता है। जब आप वो फैमिली नीड यूटिलिटी जो मैंने आपको बताया था कि आपको करके रखना चाहिए, आपकी जो निवेश है उसको एक गोल के साथ मैप करके रखनी चाहिए, उसको वहां पर ट्रैक करना चाहिए, राइट। उसके ऊपर मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहता हूँ फटाफट। हाँ, इन दोनों से ये एग्जांपल से बड़ा कोई एग्जांपल मेरे हिसाब से मेरे पास नहीं है, राइट। दोनों को हम लोग जानते हैं। 25 साल के पहले ही जब शायद निपुण ग्रोथ फंड आया होगा, उसी दौरान या उसके 2-3 साल पहले इन दोनों बच्चों ने एक रिकॉर्ड बनाया था। तब ये बच्चे थे, राइट, 16 साल के आसपास एज रहा होगा। दोनों में से बोला जाता है या माना जाता है कि विनोद कामली जो थे, उनका एक टाइम पे करियर भी बहुत ही बढ़िया था, उनके पास स्किल सेट भी शायद ज़्यादा थी, राइट। अगर उन्होंने डिसिप्लिन और फोकस रखा होता तो शायद आज की तारीख में वो सबसे बड़े क्रिकेटर माने जाते हैं। लेकिन वो शायद अपनी स्मार्टनेस, राइट, अपने एटीट्यूड, अपना अप्रोच में कहीं पर गलती कर गए, उनका फोकस से थोड़ा सा डेविएट हो गए, राइट। तो वो आज की तारीख में कहाँ है, हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा शायद, राइट। और दूसरे तो सचिन तेंदुलकर जो है, वो कितने भी बड़े हो गए, कितने भी नॉलेज आ गई, कितना भी उनके पास स्किल हो गया, फिर भी उन्होंने उनका डिसिप्लिन और फोकस नहीं छोड़ा। उनका गोल जो था वो क्लियर था, उन्होंने वो गोल पकड़ के रखा, डिसिप्लिन से फोकस है, राइट। सो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो रेगुलरली करो, उसमें डिसिप्लिन बना के रखो। कहीं पर किसी ने लिखा है कि अगर आप वॉरेन बफे को भी एडवाइजर की तौर पे अगर हायर कर लोगे, राइट, ऐसा होता नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल कहीं पर मैंने ये पढ़ा है कि अगर आपके पास वॉरेन बफे जैसे एडवाइजर भी रहेंगे, लेकिन अगर आप खुद डिसिप्लिन नहीं हो, राइट, खुद फोकस्ड नहीं हो, आप अपना टेम्परामेंट नहीं बना पा रहे हो, देन बिल्डिंग दिस फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, नहीं हो पाएगा, राइट। सो आई अर्ज यू टू बी डिसिप्लिन फर्स्ट। ये सारी चीजें बोलने के बाद जो वॉरेन बफे सर बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग इज सिंपल नॉट इजी, हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे हैं उतना ही नहीं है, उससे काफी ज्यादा कुछ चीजें हम लोगों को मैनेज करनी पड़ेगी। क्या मैनेज करनी पड़ेगी हम फटाफट देख लेते 5 मिनट के अंदर। रोड ब्लॉक्स क्या है, तो चीजें जो मैनेज करनी है ना, वो हमारा बिहेवियर है। शायद ये स्लाइड भी बहुत ही कॉमन है, काफी सारे प्रेजेंटेशन अगर आप देख रहे होते हो तो आपने भी देखा होगा। ये किसका बिहेवियर है, ये हमारा खुद का बिहेवियर है, राइट। तो ये चार्ट क्लियरली दिखा रहा है कि इन्वेस्टमेंट तो रिटर्न दे रही है, मतलब असेट क्लास रिटर्न दे रहा है, लेकिन जो इन्वेस्टर रिटर्न्स नहीं बना पा रहे हैं। काफी सारे स्टडीज इसके ऊपर हुए हैं, काफी सारे रिसर्च भी है कि एक फंड जिसने 10 साल, 15 साल, 20 साल के दौरान 15%, 20%, 25% रिटर्न्स दिए हैं, जब उन्हीं फंड्स के फोलियोज निकाल के उन इन्वेस्टर्स के रिसर्च किए जाते हैं, राइट, तो इन्वेस्टर का रिटर्न उनसे मैच नहीं होता है, इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स लो होते हैं। और जब वो देखा जाता है कि जो फंड ने जिस समय के दौरान रिटर्न्स दिए हैं, उस समय के दौरान इन्वेस्टर रहा है कि नहीं रहा है, तो इन्वेस्टर अपने ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से आते जाते रहे प्रोडक्ट के अंदर, और वो प्रोडक्ट्स के या इन्वेस्टमेंट के जो रिटर्न्स है वो बना नहीं पा रहे, राइट। तो क्या चीज़ें ध्यान रखनी है हमें हमारे बिहेवियर के अंदर, वैसे काफ़ी सारी चीज़ें उसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन की जा सकती है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सिर्फ 2 या 3 चीज़ें के बारे में बात करूँगा। हमारा जो बिहेवियर है उसके ऊपर ध्यान रखने की सबसे बड़ी जो बात है वो है वी लुक फॉर इंस्टेंट रिजल्ट्स। आप लोगों ने प्लानिंग कर ली, आपके एडवाइजर के साथ गोल डिफाइन कर लिए, गोल्स डिफाइन कर ले, उसको एक ट्रैकिंग पे भी रख दिया, फैमिली नीड बना के, फैमिली नीड भी बना लिया है, गोल्स भी इनलाइन है, आपने निवेश करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन आपको ये एक बात जहन में रखनी ज़रूरी है, वो ये है कि आपका गोल जो है वो 15 साल के बाद है, तो उसमें 15 साल लगेंगे, राइट। आपको इंस्टेंटली रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं, राइट। तो यू नीड टू वेट, आपके पास पेशेंस रहना ज़रूरी है। आपको कोई भी जगह आप निवेश करोगे वो उसका समय लेगा उसको ग्रो करने के लिए। रोम वॉज नॉट बिल्ट ओवरनाइट, राइट। आप सबको मालूम है बहुत ही टाइम लगता है, थिंग्स टेक देयर टाइम, राइट। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर। एक छोटा सा परिवार था जहाँ पर एक बच्चे का जन्म होता है। जब जन्म होता है तो उसके जो मामा है वो उसके घर आते हैं, राइट, मैटरनल अंकल घर आते हैं, जो अपना रिचुअल्स है वो करते हैं और वापस चले जाते हैं। फिर जैसे कि ये पेंडेमिक का समय है, 3-4 साल 5 साल वो वापस नहीं आ सकते उसके घर उसको देखने के लिए। 5 साल के बाद जब वो वापस आते हैं तो बच्चा नीचे खेल रहा है गार्डन में, लेकिन उनको पहचान में नहीं आता है, वो ऊपर चले जाते हैं अपार्टमेंट में। अपार्टमेंट में जाते जब वो नॉक करते हैं उनका डोर, उनकी जो भतीजी है वो बाहर निकलती है, बात करती है, तो बात करते सुनाई देती है कि पता नहीं मेरे बेटे को मैं काफ़ी सारे हाइजीनिक फूड्स देती हूँ, काफ़ी सारे विटामिन्स रिच उसको मैं डाइट देती हूँ,
फिर भी उसका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, पता नहीं वो मुझे जल्दी से बड़ा होता नहीं दिख रहा है, राइट। जब वो बच्चा ऊपर आता है घर पे तो उसके मामा उसको पहचानते नहीं कि ये कौन है, राइट। देखिए वही बच्चा है, मामा ने 5 साल बाद देखा तो उसको पहचान में भी नहीं आया, इतना बड़ा हो गया है। लेकिन उसकी जो माँ है वो हर रोज देखती है तो उसको बड़ा होते नहीं दिखता है, राइट। तो अगर आप अपने एनएवी को हर रोज देखोगे, अपने पोर्टफोलियो को हर रोज देखोगे, अपने रिटर्न्स को हर रोज देखोगे तो वो बड़ा नहीं होने वाला है, राइट। यू नीड टू वेट फॉर दैट, राइट। आपको उतना समय उसको देना पड़ेगा, एंड विच इज अ कंपल्शन, राइट। दूसरी चीज जो है वो हमारे जहन में रखनी जरूरी है, जो हम उल्टा करते हैं। जो डेट एसेट क्लास है, डेट एसेट क्लास मतलब जहां पर आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलते हैं, राइट। जैसे कि हो गया आपका बैंक डिपॉजिट, कंपनी डिपॉजिट्स, रिकरिंग, पोस्ट ऑफिस, राइट। ये सारी चीज़ें जहाँ पर आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, सेफ इंटरेस्ट मिलता है। वो जो इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास है वो शॉर्ट टर्म के लिए है, वो आपकी इमरजेंसीज के लिए है और एकदम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जिसको हम लोगों ने एज एन इंडियन पता नहीं क्यों लेकिन लाइफ टाइम सेविंग्स बना दी है, राइट। तो हम एफडी रिन्यूज करते रहते हैं। तो एफडी का रेट 9% था, आज 6% भी नहीं है, फिर भी हम उसको रिन्यू करते रहते हैं, राइट। और वो इन्वेस्टमेंट जो कि हमें लॉन्ग टर्म करनी है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, उसमें हम शॉर्ट टर्म हो जाते हैं, उसमें हम 15 मिनट का ट्रेड भी कर लेते हैं, उसमें हम 15 महीने का एसआईपी भी लगा देते हैं, राइट। और उसका रिटर्न अगर 18% हो तो भी प्रॉफिट बहुत ही अच्छा है, उसको निकाल देते हैं। अगर लॉस कर रहा है 2% तो भी हम निकाल देते हैं, राइट। सो जो हमारा ये बिहेवियर है टूवर्ड्स इक्विटी, ये नहीं होना चाहिए, राइट। सो हमें बहुत ही ध्यान रखना है कि इक्विटी इज फॉर लॉन्ग, डेट इज फॉर शॉर्ट, राइट। जो हम करते उल्टा है, राइट। फटाफट एक और देख लेते हैं, हमारा जो एक्सपेक्टेशन है, ये आज का बहुत ही बड़ा इशू है विद इन द इन्वेस्टर फ्रेटर्निटी, राइट। थोड़ा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं, राइट। और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ उनके एडवाइजर्स के साथ बात करते भी हम लोगों ने देखे हैं, जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। जो 12% हम लोग बोलते हैं वो 12% कैसा है, राइट। लेट अस सी दैट। सो वो 12% ऐसा है, अगर आप 6 साल पैसा रखते हो, 1 लाख आपने निवेश किया है, पहले शायद आपको -5% मिलेगा, दूसरे साल शायद 40% मिल जाए, तीसरे साल वापस वो -20 हो जाए, फिर 20 वापस आ जाए, -10 हो जाए और लास्ट में 57 हो जाए। उल्टा भी हो सकता है, राइट। ये रैंडम रिटर्न्स रखे हैं मैंने यहाँ पे। लेकिन इसकी जो ग्रोथ है ना वो 1 लाख से 95,000 से 135 से वापस 1,17,000, राइट। वैसे होके 2 लाख होती है। जब हम बोलते हैं ना 12% रिटर्न्स, रूल ऑफ 72 होता है कि आप जब निवेश करते हो तो आपको जो रिटर्न्स मिलते हैं एवरेज, तो आप कितने साल पे पैसा डबल करोगे। तो मैं आपको बोलता हूँ, आपके एडवाइजर्स आपको बोलते हैं कि 12% रिटर्न्स आएंगी तो आपके 6 साल पे पैसे डबल होंगे, राइट। लेकिन आपका एक्सपेक्टेशन क्या रहता है कि हमें रिटर्न्स मिलने चाहिए, इक्विटी मार्केट से भी ऐसे रिटर्न्स आने चाहिए कि 1 लाख में 12,000 जुड़े, फिर 12,000 में 13,000 जुड़े, फिर 13,000 में 15,000 जुड़े, ऐसे ही 2 लाख का जर्नी होना चाहिए, राइट। तो विथ इक्विटी you need to set your expectations कि it is a volatile asset class, over a long term it generates a good average compounding returns, right, but it is not linear, right। ये एक्सपेक्टेशन सेट करना बहुत ही जरूरी है। ये एक्सपेक्टेशन सेट इसके लिए भी करना जरूरी है, काफ़ी बार हम लोग ये क्वेश्चंस में आ जाते हैं कि सर मेरे पास 3 पोर्टफोलियो है, 3 पोर्टफोलियो में से एक जो फंड है उसका रिटर्न से 22% है, एक का रिटर्न है 12% और एक का रिटर्न है 18%। तो मुझे 12% वाला फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, निकाल के 22% पे लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। भैया 12% आपका एक्सपेक्टेशन था, वो डिलीवर कर रहा है, इट इज़ अ गुड फंड, राइट। डोंट चेस द रिटर्न्स। हमको हाईएस्ट रिटर्न्स वाले ट्रैप में नहीं पड़ना है। आपको जो आपका एक्सपेक्टेशन है, जो आपने तय किया है स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको क्या रिटर्न चाहिए आपके गोल्स को अटेन करने के लिए, वो रिटर्न अगर आपको मिल रही तो उसके ऊपर आपको सेटिस्फेक्शन रखना भी जरूरी है, राइट। वरना आप कभी भी एक जगह पे अपना फुल कोर्स कर नहीं पाओगे, राइट। इट इज़ लाइक अ जर्नी जहाँ पर आप एक अच्छा ड्राइवर हायर कर रहे हो अपनी कार चलाने के लिए, आपने एक डेस्टिनेशन फाइनल किया है और आपने अपने ड्राइवर के साथ जब बैठे थे गाड़ी में जर्नी शुरू की, तब आपने ऑलरेडी एक स्ट्रेटेजी डिफाइन किया था कि हम लोगों को 10 घंटे के बाद 1,000 किलोमीटर का सफ़र तय करना है, हम लोग 80 से लेकर 120 की स्पीड से जाएंगे, राइट। अभी सोचो कि आपका जर्नी अच्छे से जा रहा है, आप उसी स्पीड से चल रहे हो और बाजू में से कोई गाड़ी ओवरटेक करके निकल जाए 140 पे, व्हाट शुड यू डू? शुड यू चेंज योर स्ट्रेटेजी क्योंकि कोई और आपसे ज़्यादा स्पीड से जा रहा है, राइट। नो, उसका जर्नी अलग है, उसका रिस्क एपेटाइट अलग है, राइट। उसको आगे जाके कुछ अलग अनुभव होने वाले हैं, उसका गोल भी कुछ अलग होगा, राइट। आपका गोल अलग है,
आपको आपकी सेटिस्फाइड स्पीड जो है, स्ट्रेटेजी है, उसको पकड़ के रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ओवरटेक करने वाले तो हमेशा ही रहेंगे। तो अगर आप उसको देखोगे तो हर 6-12 महीने के बाद आपको स्ट्रेटेजी या फंड्स चेंज करते रहना पड़ेगा, राइट। सो सेट एक्सपेक्टेशंस वेरी वेल और उसके ऊपर ध्यान रखिए। ये हो गया थोड़ा सा ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर। प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल अनसर्टेनिटीज, रोड ब्लॉक्स में एक चीज भी आती है, राइट। ये पूरा लाइफ स्पेन अपना 25, 30, 35, 40 साल का है। हम लोगों ने प्लान भी कर लिया, ऑन ट्रैक भी है, निवेश भी कर लिया, लेकिन ये 30, 35, 40 साल हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, ये सोचना भी गलत है, राइट। नहीं होना चाहिए, ऐसी हम लोग आशा रखते हैं। हम भी सोचते हैं कि किसी के साथ भी कुछ भी बुरा ना हो, बट दैट्स नॉट द रियलिटी, लेट्स एक्सेप्ट दैट, राइट। और वो हम अभी हम लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू भी कर लिया है कि हमारे साथ भी कुछ भी हो सकता है, राइट। तो प्लान भी आपके पास हमेशा होना चाहिए, राइट। जैसे मैंने बोला था, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन, आपने जो प्लानिंग की है वो आपको सक्सेसफुल बनानी है, तो यू शुड हैव द प्लान बी, एंड दैट प्लान बी इज व्हाट वी कॉल एज संपूर्ण सुरक्षा। संपूर्ण सुरक्षा क्या है, वो मैं उसके ऊपर पूरा 1 घंटे का प्रेजेंटेशन हो सकता है, उसमें नहीं जाऊंगा। सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ कि ये प्लान बी है आपका, आपके पोर्टफोलियो को हेज कर रहा है वो, राइट। इट वर्क्स व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग इन द फैमिली पर्सनली, राइट। इसके लिए मैं आपको एक बोलूंगा, ये टिप जो है वो अपना जो स्टॉक मार्केट का एसएमएस आता है ना, वो वाला टिप नहीं है जहाँ पर ओवरनाइट पैसा बनाने की बात होती है और हम गवा देते हैं, राइट। ये टिप जो है ना, वो टर्म इंश्योरेंस प्लान है, राइट। सो आपको एक टर्म इंश्योरेंस प्लान पहले लेना बहुत जरूरी है। अभी तो काफी लोगों को समझ में भी आ गया और रिक्वायरमेंट्स भी आने लगे हैं, राइट। कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, उसके ऊपर आपको हमारा एक सैटरडे स्कूल ऑलरेडी होता है जो हम इंश्योरेंस के ऊपर करते हैं, उसमें आप जरूर जुड़िएगा। दूसरा होता है हिप सिप, हम सब लोगों को पता है, टिप इज टर्म इंश्योरेंस प्लान, हिप इज हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, राइट। सो अभी काफी सारे हॉस्पिटल्स फुल है, अभी तो चॉइस भी नहीं हॉस्पिटल जाने का, लेकिन आप अफोर्ड कर पाओ ऐसा हॉस्पिटल आप भविष्य में ले पाओ, राइट। उसके लिए आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है, ताकि आप ये जो आपका प्लान है उसको पूरा एग्जीक्यूट कर पाओ। तो 2 थिंग्स टू रिमेंबर, वन इज सिप टिप हिप, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सिप लगा दो, टिप लगा दो, हिप लगा दो, राइट। और उसके ऊपर फोकस से डिसिप्लिन रखोगे, फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी हर एक स्टेज पे रहेगी, दैट यू कैन टेक इट फ्रॉम मी, राइट। दूसरा है इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। जब तक आप ये नहीं सीखोगे कि जैसे ही आमदनी आती है उसमें से ये सिप टिप हिप निकल जाना चाहिए, उसके बाद मेरी एक्सपेंसेस होनी चाहिए, राइट। अगर आप दूसरे फॉर्मूला में हो कि जो बचता है वो निवेश करूंगा, तो शायद ये आप प्लान ही कंप्लीट नहीं कर पाओगे, राइट। सो दिस वाज प्लान बी फॉर यू। अगर आप ये चीज़ों का ध्यान रखोगे, आई एम वेरी श्योर एंड आई कैन अश्योर यू ऑल, आप फाइनेंशियली फ्री रहेंगे। आपके लाइफ के कोई भी गोल के जब समय आएगा उसके ऊपर। इसके साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन अभी यहाँ पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग पेशेंसली। और आपके अगर कुछ भी क्वेश्चन एंड आंसर रहेंगे तो वील बी हैप्पी टू टेक। रविंद्र, इफ यू कैन गिव मी सम क्वेश्चन एंड आंसर विच वी हैव रिसीव्ड। लेकिन मेरे हिसाब से ये एक सिंपल स्ट्रेटेजी है, स्टार्ट अर्ली, सेव इन द राइट एसेट क्लास विच वी बिलीव इज इक्विटी, और स्टे फुल कोर्स, डिसिप्लिन से उसको कंटिन्यू करिए, राइट। सो अगर ये 3 चीज़ें आप कर लेते हो विथ प्लान बी, then nobody can stop you, right? No situation can stop you, right? So thank you very much. Here I end my presentation. We'll take the question and answer. So Ravindra, if you can help me with the questions. Yes, Bhavesh bhai. So first of all, thank you very much, Bhavesh bhai, for explaining a very good presentation in a very simply manner. There are lot of compliments which has been there. One S Ramalingam, he is saying thank you very much, Bhavesh bhai, for explaining a good presentation and wonderful slides and very Thank easy you. to understand. He is quite surprised from Chennai. He is giving you the compliments. Thank There you so are much. more than I may have gone so little fast क्योंकि हमारे पास समय कम था, तो 50 मिनट में कवर करने के लिए शायद मैं थोड़ा सा जल्दी गया हूँ, राइट। अब दूसरी बार भी ये वीडियो आपको शायद मिल जाएगी, आप देख पाओगे, राइट। there are more than 400 questions are being there, and it is very difficult to answer each and every question, but जो meaningful question है वो हम लोग ट्राई करेंगे one by one यहाँ पे एड्रेस करने की। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग that is there any scheme, is there any options for ATC for tax ATC, हाँ, saving? ATC के लिए
एटीसी के लिए आपके पास ऑप्शन है जिनको हम बोलते हैं इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, ELSS, राइट, जिसमें आप निवेश कर सकते हो। 3 साल का उसमें लॉक इन रहता है, जो कि सबसे कम है। तो जहाँ पर लोग PPF में निवेश करते हैं और 15, 20, 25 साल देते हैं मिनिमम, यहाँ पर आप उतना ही समय दोगे तो आपको शायद उससे काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकेंगे और काफ़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो आप। टेक सेविंग स्कीम्स म्यूचुअल फंड्स में ELSS के नाम से जाने जाते हैं। And what would be the tax implication in mutual fund, specifically in equity? सो इक्विटी काफ़ी हद तक, काफ़ी समय तक टैक्स फ्री रहा है। करंटली इट इज़ नो मोर टैक्स फ्री असेट क्लास। वैसे सारे ही असेट क्लास जो है वो टैक्सेबल असेट क्लास ही है। आप डेट में भी टैक्स पे करते हो, रियल एस्टेट में भी करने पड़ते हैं, कमोडिटीज़ में भी करने पड़ते हैं। इक्विटी इज़ नो मोर एन एक्सेप्शन, राइट। तो इक्विटी का जो टैक्सेशन है वो है, अगर आप 1 साल के बाद आपकी जो निवेश है उसको विड्रॉ करते हो लॉन्ग टर्म पे जाके, तो 1 साल के बाद वो लॉन्ग टर्म हो जाता है, तो उसमें आपको 10% आपके कैपिटल गेन्स के ऊपर टैक्स भरने पड़ते हैं, राइट। सो 10% इन द लॉन्ग टर्म। अगर आप शॉर्ट टर्म करते हो तो आपको 1 साल के पहले अगर आपने कुछ भी ट्रांजेक्शन कर लिया रिडेम्पशन का तो 15% टैक्स भरना पड़ता है प्लस सरचार्जेस, राइट। डेट म्यूचुअल फंड में वो 3 साल पे होता है। सो ये थोड़ा सा आयरनी है हमारे इंडिया में कि जो प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म होना चाहिए उसमें 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म कर देते हैं टैक्सेशन, और जो प्रोडक्ट शॉर्ट टर्म होना चाहिए उसमें 3 साल के बाद टैक्सेशन चेंज होता है लॉन्ग टर्म बन के, राइट। बट उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते, हम लोगों को ही लॉन्ग टर्म बनना पड़ेगा इक्विटी में और डेट को शॉर्ट टर्म करना पड़ेगा। Okay. So Thank you. I'm sure debt taxation, equity taxation, your advisor is very much capable of answering, right? लेकिन इक्विटी का 15% शॉर्ट टर्म, 10% लॉन्ग टर्म। एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि विच इज द बेस्ट ऑप्शन, फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड? सो अगर आप ये जो गोल्ड ले रहे हो उसका आपको अभी ज़रूरत नहीं है, इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू कंज्यूम द गोल्ड एज ऑफ नाउ, राइट, आप अगर 5-10 साल 15 साल के बाद उसको कंज्यूम करने वाले हो, देन आई बिलीव द डिजिटल गोल्ड इज़ वेरी मच ईजी टू अक्वायर, ईजी टू अकोमोडेट, क्योंकि आपको डिजिटल फॉर्मेट में मिलता है तो आपको संभालने की ज़रूरत नहीं है, लोकर की ज़रूरत नहीं है। दूसरा कि आप जब बायर के पास जाते हो, सेलर के पास, ज्वेलर के पास, तो उसका बाइंग और सेलिंग का प्राइस भी थोड़ा वेरी करता है, राइट, और ना ही उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट मिलता है। तो अभी तो पिछले कुछ सालों से सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का भी एक ऑप्शन है जो हमारी गवर्नमेंट हमको ऑप्शन देती है, राइट। तो रादर देन बाइंग फिजिकल गोल्ड, इफ़ यू बाई द गोल्ड बॉन्ड, राइट, तो गोल्ड बॉन्ड के ऊपर आपको 2.5% इंटरेस्ट भी देती है गवर्नमेंट, राइट। और आगे जाके जब आप विड्रॉ करो तब आप उसी पैसों को एनकैश करके वापस फिजिकल गोल्ड ले सकते हो। तो फिजिकल गोल्ड के ऊपर कोई इंटरेस्ट तो नहीं लगता है, प्राइस भी वेरी करता है, बाइंग सेलिंग का लॉकर लगता है आपको, राइट, संभालने का जिम्मा भी आपके ऊपर है। तो आई वुड प्रीफर, अगर आपको उसका एक अवधि के बाद ज़रूरत है, देन गो फॉर द डिजिटल गोल्ड। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड फंड is one of the very good option available at this point of time. Okay. And one man is asking that is there any options for the regular income from the mutual fund? हाँ, जैसे SIP होता है जहाँ पर आप हर महीने एक बैंक अकाउंट से निवेश करते हो, राइट। तो अगर यंग बंदा है तो वो उसके कार्यकाल के दरमियान निवेश करने के लिए हर महीने SIP करता है। लेकिन कोई वही बंदा अगर जब रिटायर होता है, या आज की तारीख में कोई रिटायर इंसान है जो निवेश करना चाहते हो और उनको कैश फ्लो वापस चाहिए, जैसे SIP में कैश फ्लो आप जमा करते हो ऐसा कैश फ्लो वापस चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, राइट, SWP, राइट। ये फैसिलिटी भी अवेल है। उसके लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड पोर्टफोलियो है, राइट, जो पोर्टफोलियो आप परचेज कर सकते हो। सो मैं आपको इन नक्शल बता देता हूँ। अगर आपको 5,000 रुपये हर महीने का फ्लो चाहिए तो आपको करीबन 8.5 लाख रुपये निवेश करना पड़ेगा। 8.5 लाख रुपये निवेश करने के बाद आपको 5,000 रुपये हर महीना आप वहाँ से विड्रॉ कर सकते हो। इस केस के अंदर आगे जाके आपका कैपिटल जो 8.5 लाख रुपये है वो भी थोड़ा बढ़ेगा, राइट। 10,000 रुपये चाहिए तो वैसे ही 17 लाख रुपये का निवेश आपको करना पड़ेगा, एंड सो ऑन। सो लेकिन एक डेडिकेटेड पोर्टफोलियो फॉर रिटायर्ड पीपल जहाँ पर उनको एक कैश फ्लो देगा और उनकी कैपिटल को भी ग्रोथ देगा, राइट, वैसा अवेलेबल है। आप अपने एडवाइजर के साथ SWP पोर्टफोलियो के बारे में बात कर सकते हो। Next question is coming that you have explained entire presentation is very well and very simply manner, but how to
ओवरकम दिस मार्केट अनसर्टेनिटी, वो उसके ऊपर थोड़ा आप कुछ फॉर्मूला है तो बता दीजिए। राइट। सो हम लोगों ने अनसर्टेनिटी तो ली, लेकिन लाइफ का अनसर्टेनिटी लिया है, मार्केट का अनसर्टेनिटी शायद हम लोग ने मिस कर दिया है, तो गुड क्वेश्चन। अगर आपको मार्केट का जो अनसर्टेनिटी है उसको टेकल करना है तो उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको दो स्ट्रेटेजीज है अलग अलग जिसको फॉलो करना चाहिए। वन इज, अगर आप एसआईपी करके रख रहे हो और आपके निवेश को एकदम लंबे समय के लिए छोड़ दे रहे हो, 10 साल, 15 साल, 20 साल, राइट, तो ये जो भी बीच के मोमेंटम है, राइट, जो भी मूवमेंट्स है, राइट, वो मूवमेंट्स जो है वो नल एंड वॉइड हो जाते हैं एक समय के बाद। जैसे अभी हम देखेंगे कि लास्ट ईयर जो पेंडेमिक की वजह से सीधा मार्केट जो है वो नीचे गिर गया था, लेकिन अगर आपको उस वक्त पैसे की जरूरत नहीं थी, आपने नहीं विड्रॉ किया है, राइट, आपने इरेशनल डिसीजन नहीं लिया है, तो आज वो मैटर नहीं करता है कि लास्ट ईयर मार्केट क्या था, राइट। सो एवरी 10 ईयर 15 ईयर्स के बाद बीच में जो इवेंट्स हुए ना वो मैटर नहीं करते हैं ज्यादातर, राइट। तो एक तो है आप एसआईपी या वन टाइम इन्वेस्टमेंट करो और लंबे समय के लिए कर दो, आप इक्विटी को लॉन्ग टर्म ट्रेड कर दो एकदम, वो फर्स्ट स्ट्रेटेजी है। दूसरा स्ट्रेटेजी है, अगर आप जो ये बीच में जो आपको जर्क्स दिख रहे हैं, राइट, जहां पर आपका निवेश जो है उसका वैल्यू ऊपर नीचे बहुत हो जाता है, अगर आपको उसको कम करना है, आपको वॉलेटिलिटी कम करना है, तो वॉलेटिलिटी कम करने के लिए आपको एसेट एलोकेशन मॉडल फॉलो करना पड़ेगा। तो एसेट एलोकेशन मॉडल तो मार्केट में काफ़ी है, हमारे पास जो एक एसेट एलोकेशन मॉडल है जो हम लोग पिछले 7 साल से यूज़ कर रहे हैं फॉर आवर इन्वेस्टर्स, दैट वी कॉल एज मार्स, म्यूचुअल फंड ऑटोमेटेड रीबैलेंसिंग सिस्टम, राइट। आप शायद एक बार नाम छोड़ दो मार्स, राइट, काफ़ी आप लोगों ने शायद निवेश भी किया हो, अभी हम लोग 12,000 करोड़ का फंड उसमें मैनेज कर रहे हैं। सो वहाँ पर एसेट एलोकेशन के आपको काफ़ी सारे स्ट्रेटेजीज मिल जाएंगे, तो डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट आपको कितना वॉलेटिलिटी कम करना है, राइट, आप अपने एडवाइजर के साथ बैठ के एक सिस्टम को फॉलो करोगे तो आपका एक एडवाइजर जो है आपको एक प्रेजेंटेशन दे पाएगा। सो एसेट एलोकेशन इज वन वे टू रिड्यूस द वॉलेटिलिटी, राइट, क्योंकि एसेट एलोकेशन में क्या होता है, आपके पास एक डेट पोर्शन है, एक इक्विटी पोर्शन है, राइट, और दोनों के बीच में आप रीबैलेंस करते रहे हो। तो ये प्रोसेस ही वैसा है, जब इक्विटी महंगा होगा आप थोड़ा सा एलोकेशन कम कर दोगे, जब सस्ता होगा वापस वो एलोकेशन अंदर लाओगे, राइट। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, अगर आपको मार्स के बारे में जानकारी चाहिए, आपका वॉलेटिलिटी कम करना है, तो आप मैनेज पोर्टफोलियो जिसको हम बोलते हैं उसके बारे में भी आपके एडवाइजर के साथ बात कर सकते हैं। लेकिन एक तो लंबा समय और दूसरा बीच में अगर आपको वॉलेटिलिटी कम करना है तो एसेट एलोकेशन, राइट, इज द की। ओके ओके, थैंक यू। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मेरे पास 50 लाख रुपीस पड़े हैं, राइट, तो मैं क्या करूं, मेरे पास मुझे 10 साल का रिटायरमेंट है तो कितना इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। तो ये सब इन्वेस्टर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने एडवाइजर को सीधा ये पूछेंगे तो वहाँ से आपको बेटर आंसर मिल जाएगा, क्योंकि वन ऑन वन यहाँ पे सब क्वेश्चंस एड्रेस करने जाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है भावेश कि विच इज द राइट टाइम, मतलब इज इट द राइट टाइम टू स्टार्ट द न्यू एसआईपी और इन्वेस्ट फॉर द लंप सम। हाँ, ये क्वेश्चन किसी ने रामदेव जी को किया था एक इवेंट के अंदर, और रामदेव जी ने क्या किया था, तो उनका घड़ी देखा था, राइट, और उन्होंने बोला था कि हाँ अभी 7 बज रहे, तो 7:05 को सही समय है। अगर आप लंबे समय के लिए कर रहे हो, राइट, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ शॉर्ट टर्म तो कभी भी मत करो इक्विटी के अंदर। अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो तो आप अपना स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट कर लीजिए आपके एडवाइजर के साथ बेस्ड ऑन योर रिस्क एपेटाइट, लेकिन आप कभी भी कर सकते हो, उसके लिए कोई समय या मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, फॉर श्योर, राइट। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी आपके एडवाइजर है वो आपको सबसे ज़्यादा जानते हैं, राइट, आप उनके साथ बैठ के आपका केवाईसी करवाइए, और आई एम श्योर कि आपके जो भी एडवाइजर है वो शायद मुझसे भी अच्छा आपको सॉल्यूशन दे पाएंगे, क्योंकि वो आपको पर्सनली जानते हैं, राइट। तो आपका प्रोफाइलिंग वो अच्छे से कर सकते हैं, आपका रिस्क एपेटाइट भी वो वहाँ पर प्रोफाइलिंग कर पाएंगे, राइट। तो आप अपना केवाईसी एक बार उनके साथ करवा लीजिए। अभी के शायद आपके फंड्स के कोई आंसर हो या ऐसा कुछ, जो भी क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आवर एडवाइजर्स आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग, राइट। So trust your advisor is one of the very key, right? So उनका अनुभव काफी एडवाइजरों का अनुभव तो शायद हम लोगों से भी ज्यादा रहता है, राइट। तो ट्रस्ट मी, योर एडवाइजर हैज द सॉल्यूशन, यू जस्ट नीड टू सिट विद देम एंड थोड़ा ओपन अप होना है, राइट। तो आपको थोड़ा सा उनके साथ डिस्कशन ये मोड पे ले जाना है, राइट। आपका डिस्कशन का जो मोड है ना उसको आप चेंज कर दो बस। ओके
आपका डिस्कशन का thank मोड you. वो मार्केट, इकोनॉमी, क्रूड ऑयल, गवर्नमेंट, उस सब से निकाल के आपका केवाईसी के ऊपर रखो, आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के जो गोल्स है उसके ऊपर रखो, बस इतना ही मेरा एक आप सब लोगों से अनुरोध है, राइट? वी आर मे बी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो एक आखिरी क्वेश्चन कोई हो तो हम ले लेते हैं प्लीज. हाँ, लास्ट क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, मतलब दो क्वेश्चन है एक क्वेश्चन में कि व्हेन शुड आई एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, नंबर 1, एंड नंबर 2, हाउ मेनी स्कीम्स शुड आई हैव इन माय पोर्टफोलियो, मैक्सिमम स्कीम्स कितना होना चाहिए और एग्जिट होने का बेस्ट टाइम क्या है मार्केट से. ओके, सो मेरे हिसाब से तो हम रियल एस्टेट में कभी एग्जिट नहीं करते हैं, इनहेरिट करके देते हैं अपने बच्चों को, राइट? हम सबको एक तो प्रॉपर्टी शायद मोस्ट ऑफ अस वुड हैव रिसीव्ड इन द इनहेरिटेंस, राइट? तो मैं तो बोलूँगा कि आप अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स, अगर आपके फाइनेंशियल गोल्स कंप्लीट हो गए हैं, एक तो पहला, अगर आपने वो फाइनेंशियल गोल्स के मुताबिक इन्वेस्टमेंट किया है, वो फाइनेंशियल गोल्स नज़दीक आ रहे हैं, यू कैन विड्रॉ योर मनी, राइट? वी अर्ज यू टू विड्रॉ योर मनी व्हेन योर गोल्स आर नियर, राइट? आपको तब निवेश विड्रॉ कर लेना चाहिए, राइट? तो अगर आपने गोल से लिंक किया है तो जब गोल आएगा तब आप विड्रॉ कर लो, अदरवाइज आई वुड रेकमेंड कि वो इनहेरिट करो. इट इज वन ऑफ द बेस्ट एसेट क्लास टू इनहेरिट, राइट? आप कुछ गिने चुने लोगों को मिलो जिन लोगों ने अच्छे म्यूचुअल फंड के यूनिट्स 20-25 साल पहले खरीदे थे और उनके बच्चों को इनहेरिट किए हैं, तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितना वेल्थ वहाँ इनहेरिट करते हैं, राइट? सो आई वुड से when your goals come, or if you are buying it for just wealth creation, then you should never sell it, right? आप inherit भी कर सकते हो, in my opinion, right? And is it the right time to start the SIP and lump sum? 100%, 100%. Okay. सिर्फ स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए वो आपको आपके एडवाइजर के साथ बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा, बाकी निवेश करने के लिए हर रोज ये अच्छा समय है. So thank you very much. और And कितने क्विज, सॉरी एक मैं भूल गया, कितने स्कीम्स होने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, राइट? तो आपके उसका कोई एक सिंगल जवाब नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि जितने आप मैनेज कर पाओ, राइट, जिनको ट्रैक कर पाओ, आपके पोर्टफोलियो से जोड़ पाओ, जो रिलेवेंट हो, वैसे स्कीम्स आपके पोर्टफोलियो के अंदर रहने चाहिए. जो इरेलेवेंट आपको लग रहा है आपके पोर्टफोलियो के अंदर, जो आपने सिर्फ 1% या 2% एक्सपोजर लेके रख दिया है, जिसमें आपको कन्विक्शन नहीं है, आपके एडवाइजर को कन्विक्शन नहीं है, उसको मत रखिएगा, राइट? सो जहां पर आपको कन्विक्शन है, जो जरूरी है आपके पोर्टफोलियो में, वो आपको रखना चाहिए. दैट इज द ओनली ओपिनियन. बाकी तो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि आपको आपके पोर्टफोलियो को लेके बैठना पड़ेगा एडवाइजर के साथ, तो उसमें क्या जरूरी है क्या नहीं है वो पोर्टफोलियो रिव्यू करके उनको दे सकते हैं. तो वी हैव अ पोर्टफोलियो रिव्यू यूटिलिटी ऑल्सो, राइट? तो अगर आप चाहो तो आप अपने पोर्टफोलियो, आप एडवाइजर के साथ पोर्टफोलियो रिव्यू कर सकते हो, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कौन से फंड्स आपके वहाँ अननेसेसरी पड़े हुए हैं, जिसको आप कंसोलिडेट कर सकते हो, राइट? Okay. So thank you very much. I'm sure most of the questions are answered, but अगर कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड है तो आई एम वेरी श्योर आप अपने एडवाइजर को कांटेक्ट करेंगे, वो आपको शायद मेरे से भी बेहतर जवाब दे पाएंगे. Thank you very much all of you for attending this session on Saturday evening, right? And अभी हम लोग सब आपको शुभेच्छाएं देते हैं, प्रे करते हैं आप लोगों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए, पूरी विश्व के लिए, कि ये पेंडेमिक जल्दी से जल्दी खत्म हो, हमारा रूटीन लाइफ फिर से ज़्यादा शुरू हो जाए और आप सब स्वस्थ रहे, यही भगवान से प्रार्थना है. थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन एंड हैविंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म. थैंक यू वेरी मच. Thank you, Bhavesh bhai. Thank you all the investors. Thank you all the partners. We are in the same team. Definitely, we will beat the corona very soon. Thank you very much. Stay healthy, stay safe, and stay strong. Thank you. Thank you all.